Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 12 February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो क्या है। आर्टिकल में क्या बोला गया है कि वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम सॉन्ग। अभी क्या हुआ है, एक गाइडलाइंस इशू हुई है जिसमें बताया गया है कि जो वंदे मातरम है, जो हमारा सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, वो क्या होगा, प्लेड होगा किससे पहले, नेशनल एंथम, यानी कि जो हम जनगण मन अपना नेशनल एंथम सॉन्ग प्ले करते हैं उससे पहले क्या प्ले होगा, वंदे मातरम। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस आई हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो वंदे मातरम है वो क्या होगा, शुड बी संग बिफोर नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल एंथम से पहले क्या होगा, नेशनल जो वंदे मातरम है उसको प्ले किया जाएगा, ये बताया गया है। दूसरा इसके अंदर बोला गया है कि जब नेशनल जो वंदे मातरम है वो प्ले होगा तो जो ऑडियंस होगी उसको अटेंशन में खड़ना होगा, यानी कि एक तरह से सावधान पोजीशन में उनको क्या होगा, खड़ा होना पड़ेगा। एंड सेकंड इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है वो कितने मिनट्स का होगा, 3 मिनट और 10 सेकेंड का वो क्या होगा, प्ले किया जाएगा, कौन, वंदे मातरम। उसके बाद इसमें जो न्यूज़पेपर में बताया गया है कि स्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट इज प्लेड एज पार्ट ऑफ न्यूज रील एंड डॉक्यूमेंट्री। अगर ये मतलब इसमें बोला गया है कि जो ऑडियंस है उनको स्टैंडिंग में नहीं खड़ना पड़ेगा, अगर वो प्ले किया जा रहा है कहाँ पर, फिल्म में या फिर थिएटर वगैरह में वो प्ले किया जा रहा है तो वहाँ पर हमें क्या नहीं, स्टैंडिंग फॉर्म में नहीं खड़ना पड़ेगा, एक तरह से सावधान पोजिशन में नहीं खड़ना पड़ेगा। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस आई हैं किसकी, नेशनल सॉन्ग की, जो कौन सा है, वंदे मातरम। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो प्ले होगा किससे पहले, वंदे मातरम से पहले। फिर उसकी गाइडलाइंस है, ये पहले कुछ हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री वेबसाइट है वहां पर ये 6 फरवरी को ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अभी ये पूरा अनाउंसमेंट जो हुआ है, ये कल अनाउंसमेंट इसकी की गई है। तो इसके बारे में आर्टिकल में यही बताया गया है कि क्या क्या गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो अब हमने क्या है, कुछ नोट्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको नोट्स को डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल सॉन्ग है उसके प्रोटोकॉल को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो इसके हम पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो नेशनल एंथम सॉन्ग से पहले इसको प्ले किया जाएगा। अगर वो क्या कर रही हैं, दोनों को प्ले कर रहे हैं, यानी कि प्ले टुगेदर, कि वंदे मातरम को और साथ में जो नेशनल एंथम है उन दोनों को साथ में प्ले कर रही हैं, तो उनमें से जो डिसाइड होगा कि सबसे पहले क्या गाया जाएगा वो क्या होगा, नेशनल सॉन्ग मस्ट बी संग फर्स्ट, यानी कि इसको पहले गाया जाएगा, किसको, नेशनल सॉन्ग को। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो इसके अंदर जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है इसके अंदर 6 स्टैंजर्स हैं, तो 6 स्टैंजर्स को ही रिक्वायर किया गया है कि वो 6 स्टैंजर ही क्या करे जाएंगे, प्ले किए जाएंगे, ये है। उसके बाद इसका टाइम बताया गया है किसका, वंदे मातरम का, वो कितना है, 3 मिनट्स 10 सेकेंड, यानी कि जो हमारा जनगण मन है यानी कि नेशनल एंथम है वो 52 सेकंड का है, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो 3 मिनट्स 10 सेकंड का है। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जब भी वंदे मातरम क्या होगा, प्ले होगा, तो एवरीवन मस्ट स्टैंड एट अटेंशन, यानी कि सावधान पोजीशन में उनको क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा जब भी क्या होगा, प्ले होगा, क्या, नेशनल सॉन्ग। जैसे कि हम नेशनल एंथम स्टार्ट होता है, जनगण मन स्टार्ट होता है, तो सभी किस पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही वंदे मातरम प्ले होगा तो सबको एक तरह से अटेंशन में खड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कि कहां पर हमें जो अटेंशन फॉर्म में नहीं खड़ना पड़ेगा। तो क्या है, ऑडियंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैंड व्हेन द सॉन्ग इज प्लेड एज पार्ट ऑफ फिल्म, न्यूज रील, इन सिनेमा हॉल्स एंड अवॉइड डिस्ट्रप्शन। अगर मान लो कि जो ये नेशनल सॉन्ग है वो अगर प्ले होता है कहाँ पर, फिल्म्स में, सिनेमा हॉल्स में, तो रिक्वायर नहीं है कि उनको एक तरह से अटेंशन फॉर्म में ही खड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये बोला गया है कि ऑडियंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैंड व्हेन द सॉन्ग इज प्लेड। अगर वो सॉन्ग प्ले हो रहा है फिल्म्स में, सिनेमा हॉल्स में, तो जरूरी नहीं उनको खड़ना पड़ेगा, जैसे वो बैठे हैं बैठे रहिए। उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। क्या, किस लिए एनकरेज, कि वो अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं किससे, विद वंदे मातरम एंड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स। यानी कि एक तरह से जब भी वो अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वंदे मातरम प्ले कर सकते हैं, जिससे उनका डे क्या होगा, स्टार्ट होगा। इस चीज को एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ बताया गया है
कि जो वंदे मातरम है वो क्या होगा, संग प्ले एट की स्टेट एंड ऑफिशियल ओकेजन इंक्लूडिंग, यानी कि स्कूल के साथ साथ ये कुछ हमारे क्या है ऑफिशियल ओकेजन है जहां पर क्या होगा, वंदे मातरम प्ले होगा। तो फर्स्ट है क्या है, फ्लैग अनफर्लिंग, यानी कि जब हम ध्वजारोहण करते हैं और साथ में जो कल्चरल सेरेमनीज होती हैं वहां पर इसको प्ले किया जाएगा। सेकंड इसमें क्या है, सिविल इन्वेस्टर एंड अवार्ड फंक्शन, जो एक तरह से पुरस्कार दिए जाते हैं वहां पर प्ले कर सकते हैं किसको, वंदे मातरम को। एंड थर्ड इज अराइवल डिपार्चर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कि जब भी एक तरह से आगमन होता है किसका, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, वहां पर जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम है उनको प्ले किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, बिफोर एंड आफ्टर प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन द नेशनल ब्रॉडकास्ट, कि जब भी जो नेशनल ब्रॉडकास्ट है उनको क्या किया जा सकता है, एक तरह से एड्रेस करते हैं, तो उससे पहले और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, वंदे मातरम को प्ले करेंगे। उसके बाद इसमें जो लास्ट बताया गया है कि जो स्कूल असेंबलीज एंड अदर पब्लिक फंक्शन है वहां पर भी हमें वंदे मातरम को क्या करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। तो ये पूरा हमारा किसके बारे में था, वंदे मातरम, जिसके अभी कुछ इसके प्रोटोकॉल में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनकी स्टार्ट कब हुई थी। तो हमारे पास क्या है, दो है, नेशनल एंथम एंड सेकेंड इज नेशनल सॉन्ग। जो नेशनल एंथम है वो स्टार्ट किससे होता है, जनगण मन से, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो है, इट इज वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम। तो जो नेशनल एंथम है वो रिटन यानी कि लिखा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो रिटन बाय यानी कि लिखा गया था किसके, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इनको लिखा गया था। उसके बाद ये लिखा कब था, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कब लिख दिया था इसको, दिसंबर 1911 में इसको लिख दिया था। एंड जो नेशनल सॉन्ग है वो लिखा था कब, 1817 में, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इनको लिखा गया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, किसके बारे में, वंदे मातरम के बारे में। इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है, GS2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तरह से सिलेबस में बताया गया है कि जो बॉडीज़ हैं वो क्या है, सिलेबस में मेंशन की हुई है कि बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, NHRC। पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या बोलता है, कि NHRC नोटिस ओवर वर्कर्स डेथ इन कोल माइन ब्लास्ट। अभी क्या हुआ है, मेघालय में एक ब्लास्ट हुआ है, किसका, वहाँ पर क्या चल रही थी, माइनिंग चल रही थी, इलीगली माइनिंग चल रही थी, जिसमें ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि 19 पीपल्स की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो ये सब जो एक तरह से बताया है NHRC ने नोटिस किया है। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑन वेडनेसडे उन्होंने बोला है कि जो मेघालय में एक तरह से इलीगल जो चल रही थी, क्या माइनिंग चल रही थी, उसमें 18 वर्कर की क्या हुई है, डेथ हो गई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में वो क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये किस प्रकार की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूटरी बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये जो बॉडी हमारे लिए है वो कौन सी है, स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि इसको पार्लियामेंट में बिल पास करके इसको बनाया गया है। तो ये इसको बनाया कब था, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके अंडर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, किसको, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो एक कमीशन है इसका काम क्या है, इसका काम है कि एक तरह से जो ह्यूमन राइट्स हैं इंडिया में उनको एक तरह से उनकी सुरक्षा करना। उसके बाद जो एक तरह से हमें ओवरसीइंग करना है, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको ओवरसीइंग करना है क्या, विद द लाइफ ऑफ, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो प्रॉपर अपनी लाइफ को जी सकते हैं लिबर्टी के साथ, इक्वलिटी के साथ एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इन सभी को देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर जी सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो एक ह्यूमन राइट्स है उसका सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज डी है, उसमें बताया गया है कि वो क्या करेगा, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 डिफाइन क्या करता है, ह्यूमन राइट्स एज द राइट कंसर्निंग द इंडिविजुअल लाइफ, यानी कि हर व्यक्ति की लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी which are protected by the constitution or outlined in international treaties and can be enforced in Indian courts। मीन्स क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी है उन सभी को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, एक तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम है। तो इसके अंदर बताया गया है। अब इसके बारे में हम जो इसकी कंपोजिशन है कि किस किस से मिलकर बनती है, जो NHRC है उसके अंदर क्या होते हैं, मेंबर की बात करते हैं। तो इसके अंदर एक होता है चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डिम्ड मेंबर होते हैं। जो इसका चेयरपर्सन होता है वो कौन हो सकता है, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मीन्स क्या है, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
और इसके 5 फुल टाइम मेंबर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक तो रिटायर्ड या फिर सर्विंग कर रहा है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जज की, या फिर क्या हो सकता है वो रिटायर हो सकता है किसका, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। उसके बाद इसके अंदर 3 अदर मेंबर होंगे जो कि अपॉइंट होंगे किसके द्वारा, फ्रॉम पर्सन हैविंग नॉलेज, जिन्हें नॉलेज हो सकती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें पता हो, या फिर वन ऑफ हुम शैल बी वीमन, और एक क्या सकती है, लेडी हो सकती है, जो 3 इसमें बचे हैं। एंड जो हमारे क्या है इसके अंदर 7 डीम्ड मेंबर है वो कौन से, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन हो सकता है फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड वीमेंस, इन सभी के क्या हो सकते हैं वो चेयरपर्सन। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया इसके मेंबर के बारे में, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स के मेंबर के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1993 में। ये एक तरह की क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा इसे एक तरह से स्थापित किया गया है। उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया है किसके अलाइनमेंट में, तो इसको पेरिस प्रिंसिपल के अलाइन में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं। तो एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 5 डिम्ड मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो चेयरपर्सन होता है उसकी क्या एलिजिबल होते हैं, कौन इसके लिए चेयरपर्सन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक होता है इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो वो बनेगा चेयरपर्सन किसका, ह्यूमन राइट्स कमीशन का, या फिर कौन बन सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं किसके लिए, चेयरपर्सन के लिए। तो अपॉइंट कौन करता है इनको, बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, जो हमारे 6 मेंबर कमेटी के होंगे उसकी रिकमेंडेशन पे, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो सलाह देगा कि हमें किसको चेयरपर्सन बनाना है, किसको मेंबर बनाना है, या फिर किसकी रिकमेंडेशन से, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा का जो अपोजिशन मेंबर होगा और जो राज्यसभा का अपोजिशन मेंबर होगा, उन सभी की रिकमेंडेशन से, और साथ में जो कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर, इन सभी की रिकमेंडेशन से क्या होगा, प्रेसिडेंट को बताया जाएगा कि इसकी इनको अपॉइंट करना है, तो वो सभी को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा इन सब की रिकमेंडेशन से। अब बात होती है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी क्या टेन्योर होता है, यानी कि वो कितने समय के लिए काम कर सकते हैं। तो उनका जो टेन्योर है या तो वो 3 इयर्स का होगा, या फिर जब तक उनकी एज 70 ईयर्स तक नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेंगे, अपना एक तरह से उसके अंदर मेंबर बनेंगे, किसके अंदर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। उसके बाद इनको कौन रिमूव कर सकता है, इनको रिमूव कर सकता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो बाय प्रेसिडेंट इनको कैसे रिमूव करेगा, वो अपने आप को, अगर वो मेंबर, वो चेयरपर्सन अपने आप को एक तरह से प्रूव कर देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रही हैं, उनकी इनकैपेसिटी, यानी कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या करें, प्रॉपर काम कर सकते हैं, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ये था। उसके बाद जो हमारे इनका काम क्या है, जो मेंबर हैं उनका काम क्या होता है, उनकी पावर और फंक्शन क्या है। तो इसमें बताया गया है कि जो उनकी पावर है वो क्या होती है, जो सिविल कोर्ट है उनके बराबर उनकी पावर होती है, किसके अकॉर्डिंग, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो बताया गया है उनके अकॉर्डिंग उनको क्या दी जाती है, पावर दी जाती है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि वो अगर इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर किसी ह्यूमन के यानी कि उनके राइट्स का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो उसमें वे क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स डे है जो कि कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, इनको 10 दिसंबर है जो कि एक ह्यूमन राइट्स डे के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके बारे में। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है वो क्या कहता है, किसके हमें 4 बॉडीज दी हुई हैं, वो क्या है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एंड सेकंड इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड थर्ड इज द नेशनल लॉ कमीशन, एंड फोर्थ इज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन। तो इसके अंदर बोला गया है कि इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हाउ मैनी द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि कितनी, इसमें बोला कि इन चारों में से कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये हमारा क्या है, पीवाईक्यू है किसका, 2023 का। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक ही है जिसके अंदर इन चारों में से कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कौन सी है, द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। बाकी सारी की सारी क्या है, हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।